ये कल बताया गया कि अगर हमारा वेक्टर मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट हो गया लेकिन डायरेक्शन लगातार बदल रहा है, तो ये वेक्टर था, मैग्नीट्यूड फिक्स कर दिया, डायरेक्शन इसकी लगातार बदल रही है, तो मैग्नीट्यूड तो हर बार इतना रहेगा, तो जाहिर सी बात है ये क्या बनाएगा, एक सर्किल बनाएगा, सर्कुलर पाथ तैयार हुआ, ये रहा। ठीक, तो कहा जाता है कि अगर किसी दिए गए वेक्टर ए के लिए आप उसका मैग्नीट्यूड फिक्स कर देते हो, ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज कांस्टेंट, तब पाथ आपकी ये बन करके आएगी। अब ये कहा जा रहा है कि अगर आप उसकी डायरेक्शन फिक्स कर दो, यानी आप अपने वेक्टर को डायरेक्शनल के तौर पर कांस्टेंट बना दे रहे हो, मैग्नीट्यूड के तौर पर नहीं, मैग्नीट्यूड बदल सकता है। अब सोचो ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक आदमी को रस्सी में बांध दो और रस्सी में बांध करके उसको कह दो बस सीधे एक ही लाइन में चल सकते हो और कहीं नहीं, चाहे जितना लंबा चले जाओ चाहे जितना पीछे चले आओ, तो ऑब्वियस सी बात है वो कैसे चलेगा, इस पॉइंट पर उसको बांधा गया, डायरेक्शन फिक्स है, आपने ये डायरेक्शन दे दी, मैग्नीट्यूड आपने नहीं कहा, तो इसी लाइन में आगे जाएगा और इसी लाइन में पीछे आएगा और तो कहीं नहीं जाएगा, तो इसका मतलब तब इसका पाथ क्या हो जाएगा, एक लाइन बन जाएगी। और अब अगर कोई तुमसे पूछे कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी जब वेक्टर अपने मैग्नीट्यूड में नहीं बल्कि डायरेक्शन में कांस्टेंट होगा, डायरेक्शन में कांस्टेंट सॉरी मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट था, तो कंडीशन थी वेक्टर ए डॉट डी वेक्टर ए डी टी इज इक्वल टू कितना, जीरो, डॉट प्रोडक्ट जीरो था। क्यों, डी वेक्टर ए डी टी क्या था, टेंजेंट की दिशा में काम करने वाला टेंजेंशियल वेक्टर था, ये आपका था डी वेक्टर ए डी टी, पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट। तो ये बताओ अगर इसमें आओगे कर पर, तो पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट को ड्रॉ करोगे तो क्या उसी डायरेक्शन में वो भी रहेगा कि नहीं रहेगा, यानी कि इधर ही डायरेक्शन होगी किसकी, डी वेक्टर ए डी टी की, और इधर ही डायरेक्शन है किसकी, वेक्टर ए की, दोनों सेम डायरेक्शन में है। और अगर सेम डायरेक्शन, हम कहते हैं ये इधर आए और ये इधर चला जाए, तो भी अपोजिट डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही रहेंगे कि नहीं, और पैरेलल रहेंगे तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो ऐसे केस में दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए क्रॉस डी वेक्टर ए डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ वेक्टर बिकम्स कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड इज देयर डॉट प्रोडक्ट विद डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, और अगर यही डायरेक्शन में कांस्टेंट हो लेकिन मैग्नीट्यूड में ना रहे तो क्रॉस प्रोडक्ट को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। क्लियर है, इस बात को लिखने का बोल रहे हैं, डबल स्टार करके रिजल्ट के तौर पर लिख लो। लिखना द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, necessary and sufficient condition for vector A of t to have constant direction is vector A cross d vector A dt is equal to 0 वेक्टर। प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, प्रूफ ना दे चलेगा, समझ तो गए ही हो क्यों इस तरह हो रहा है। अगला लिखना, इफ वेक्टर A is a differentiable vector function, is a differentiable vector function of the scalar variable t, then the derivative of क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इट्स डेरिवेटिव, ये अगर वेक्टर ए डिफरेंशिएबल है, ठीक, एक डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन है किसी स्केलर वेरिएबल t का, तो इस दिए गए वेक्टर का इसके डेरिवेटिव के साथ क्रॉस प्रोडक्ट का जो डेरिवेटिव आएगा
वो कुछ और नहीं होगा, ये होगा वेक्टर ए क्रॉस D2 वेक्टर ए DT2। वेक्टर का अपने सेकंड डेरिवेटिव के साथ क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। अब ये मत सोचना कि मैंने पहले वाले को तो डिफरेंशिएट किया ही नहीं, जबकि रूल्स तो यही है, हम रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। देखना प्रूफ देख लो इसका, डी डी टी ऑफ वेक्टर ए क्रॉस डी वेक्टर ए डी टी इज इक्वल टू पहले का डिफरेंशिएशन डी वेक्टर ए डी टी क्रॉस डी वेक्टर ए डी टी, दूसरा छूट गया, और फिर प्लस आपकी वेक्टर ए छूट गया क्रॉस दूसरे का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, D2 वेक्टर ए DT2। ये हुआ। ये बताओ दोनों सेम वेक्टर हैं कि नहीं? सेम वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0। तो इसकी तो बात ही खत्म हो गई, ये पूरा 0 वेक्टर हो गया। तो आपके पास बचा केवल और केवल कितना, वेक्टर ए क्रॉस D2 वेक्टर ए DT2। इसलिए हम लोग सीधे याद रखते हैं कि अगर मेरा वेक्टर एक डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन है किसी स्केलर वेरिएबल t का, तो उसका उसके डेरिवेटिव के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेकर के अगर हम डेरिवेटिव निकालें तो कुछ नहीं, वेक्टर का अपने सेकंड डेरिवेटिव के साथ क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर आता है। नोट कर लो। अगर स्पेस में दो कर्व इंटरसेक्ट करें, दो सरफेस इंटरसेक्ट करें, तो क्या बनता है? स्पेस में दो सरफेस इंटरसेक्ट करें तो क्या बनेगा? 3D के दो कर्व इंटरसेक्ट करें तो क्या बनेगा? तो हाँ, कैसे भी हैं, दो कर्व हैं 3D के हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या बनेगा? अरे यार तुम लोग सोच में पड़ जाते हो। ये बताओ, रुक जाओ, 3D के दो ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं, दो सरफेस, ये बताओ ये सरफेस है कि नहीं है? हाँ, ये सरफेस है कि नहीं है? दो सरफेस इंटरसेक्ट कर गए, जहां इंटरसेक्ट किए ये 2D का पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ? 2D हुआ कि नहीं? 2D में दोनों का इंटरसेक्शन ये पूरा इसी पर ओवरलैप कर गया, क्या बना? प्लेन बना। हाँ या ना बना? और प्लेन क्या होगा? एक वो भी तो सरफेस होगा। ठीक, अच्छा अब ये बताओ, ये हुआ, ये प्लेन हुआ, आपकी दोनों प्लेन ऐसे इंटरसेक्ट किया, अब यहां पर क्या बन रही है? लाइन बन रही है। ठीक, तो लाइन भी एक कर्व होता है, तो इसका मतलब कहा जाता है कि अगर दो सरफेस इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उससे हमको क्या मिलेगा रिजल्ट में? एक कर्व मिलकर के आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक, आप इसको थोड़ा सा बेंड कर दो, इस किताब को ऐसे बेंड कर दो। क्लियर हुआ? ये किताब बेंड हो गई। अब आप एक प्लेन से इसको इंटरसेक्ट कराओ, एक प्लेन से इसको इंटरसेक्ट कराओ, सोच करके बताना। इस पूरे प्लेन पर मैंने कलर लगा दिया है, पूरे पर कलर लगाया है, तो ये जहां जहां से गुजरेगा यहां पर कलर छोड़ता हुआ जाएगा। तो जब इसको बेंड करके और इसके बाद इसको इंटरसेक्ट करा रहे हो, तो ये 3D का एक सरफेस है। ठीक, ये भी 3D का एक सरफेस है, और दो सरफेस के इंटरसेक्शन से फिर एक कर्व आपके हाथ में आएगा कि नहीं आएगा? तो लिखा जाता है कि अगर मेरे पास स्पेस में दो कर्व हैं, दो सरफेस हैं, पहला सरफेस कोई इक्वेशन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो कैपिटल F1 ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, दूसरा हो गया कैपिटल F2 ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। तो दोनों का इंटरसेक्शन हमेशा एक कर्व बनेगा, और इस कर्व का इक्वेशन जिस दिन तुमको लिखना होगा, दोनों को साइड बाई साइड रख देना। याद करो मैंने तुमको सिखाया हुआ जब 3D पढ़ाए थे तब, 3D में किसी सर्किल का इक्वेशन कैसे लिखा जाता था? सर्किल का इक्वेशन एक स्फेयर लिखते थे, याद आया? एक स्फेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करके बनता था एक इक्वेशन, स्फेयर का इक्वेशन, कॉमा करके उसके बगल में प्लेन का इक्वेशन। तो स्फेयर आपका कौन हो गया? एक गोला हो गया, और प्लेन ने उसको क्या किया? इंटरसेक्ट किया। तो जहां इंटरसेक्ट किया वो पूरा एक सर्किल निकल करके आया कि नहीं? अगर सेंटर से काटता था तो क्या बनता था? ग्रेट सर्किल बनता था, उसी को हम लोग कहते थे। कुछ याद आ रही बातें? अब 3D तो हम सबको पढ़ाए हुए हैं। ठीक, तो जब आपको किसी स्पेस में दो कर्व का इंटरसेक्शन कहा जाएगा, सॉरी दो कर्व, बार बार दो सरफेस का इंटरसेक्शन कहा जाएगा, तो वो सरफेस क्या रिप्रेजेंट करता है? एक कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हुआ? और इस कर्व का इक्वेशन, दोनों ही सरफेसेस को साइड बाय साइड रख दो, वो आपका कर्व का इक्वेशन हो जाएगा। लिखे हम इस बात को, लिखना हेडिंग डाल दो, कर्व इन स्पेस। हेडिंग है कर्व इन स्पेस।
इन स्पेस, इसमें लिखना अ कर्व इन अ 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस, अ कर्व इन अ 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस may be regarded, समझा जा सकता है, may be regarded as the intersection of two surfaces, ठीक। सरफेसेस कौन सी हैं? F1 ऑफ x y z इज इक्वल टू 0, F2 ऑफ x y z इज इक्वल टू, ये कोई भी दो सरफेस हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं कौन से होंगे, मतलब स्फेयर होंगे, कोनिकॉइड होंगे, हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 शीट होगा, हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 शीट होगा, या एक इलिप्स होगा, एक हाइपरबोलॉइड होगा, मेरे को कुछ नहीं पता। बस ये पता है कि दो सरफेस आपस में टकराएंगे तो रिजल्ट में कौन बनेगा? एक कर्व बनेगा, और कौन सा कर्व बनेगा वो भी नहीं पता, जनरल बात ही तो लिख रहे हैं। अब अगर सर्किल और वो स्फेयर सर्किल कह रहे हैं, स्फेयर और प्लेन टकरा गया तो बात पता है भाई, तब क्या बन जाएगा? एक स्फेयर सर्किल बन जाएगा। लिखना, अगर हम इसी को पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखें तो क्या होगा? पैरामीट्रिक फॉर्म में x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t, z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t में लिख दिया जाता है। ठीक, लिखना इसमें पैरामीट्रिक इक्वेशन, स्टार बना देना, पैरामीट्रिक इक्वेशन b, और इस कर्व का पैरामीट्रिक इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू f1 फंक्शन ऑफ t, y इज इक्वल टू f2 फंक्शन ऑफ t, z इज इक्वल टू f3 फंक्शन ऑफ t। कोई पूछे x y z कौन है ना, तो x y z करंट पॉइंट है उस दिए गए कर्व पर, लिख देना वेयर, और ये पॉइंट भी हो सकते हैं, और जो आपका स्केलर t है उसके फंक्शन भी हो सकते हैं, मतलब पॉइंट भी आप t के फॉर्म में लिख रहे हो। अगर तुमको याद हो तो पैराबोला और इलिप्स में तुम पैरामीट्रिक इक्वेशन कैसे देते थे? ए स्क्वायर, याद आ रहा है कुछ? पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट लिया जाता था, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते थे ए स्क्वायर 280, याद आया? और इसी तरह इलिप्स पर लिया जाता था। तो आप किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी पैरामीटर टी के फॉर्म में ले रहे हो। अब हम लिखा दे रहे हैं, टेंशन ना लो, एक कर्व के ऊपर जो आप पॉइंट चुन रहे हो वो पॉइंट भी आप पैरामीटर टी के फॉर्म में चुन रहे हो। ठीक, तो इसीलिए x इज द फंक्शन ऑफ t, y इज द फंक्शन ऑफ t, z इज आल्सो द फंक्शन ऑफ t, और x y z कौन है? कोई कोऑर्डिनेट है किसी दिए गए पॉइंट के। लिखना पैरामीट्रिक इक्वेशन बी दिस वेयर, जहां पर वेयर x, y, z आर स्केलर फंक्शंस, ठीक, ऑफ द स्केलर t, ठीक। फिर लिखना x y z आर कोऑर्डिनेट of a current point of the curve, ठीक, and t is greater than or equal to a, less than or equal to b। t आपका जो पैरामीटर है उसकी रेंज कहां से कहां तक है? a से b तक। अब a और b कुछ भी हो सकते हैं, वो आप जैसे क्लोज्ड इंटरवल 2 से 3 में लाई कर जाए, 10 से लेकर के 15 तक बीच में वेरी करे, या कुछ भी आपको दे दिया जाए। मान लो अगर कोई तुमसे पूछे, बस ऐसे समझ के लिए, मान लो कोई पूछे कि x इज इक्वल टू f1 ऑफ t, y इज इक्वल टू f2 ऑफ t और z इज इक्वल टू f3 ऑफ t, कैसे लिख देते हो?
पैरामीट्रिक में कैसे लिख देते हो? तो उनको ये बोलो कि जो कर्व का इक्वेशन होता है वो लिखा जाता है वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर एफ ऑफ, ये लिखा जाता है कर्व का इक्वेशन जनरली। अब ये तो सारे लोग जानते हो, नॉर्मल बात है। लेकिन आर कौन होता है? पोजीशन वेक्टर होता है। आर कौन है? पोजीशन वेक्टर। और एफ ऑफ टी आपका टी का फंक्शन है। तो हर फंक्शन 3 कंपोनेंट पे टूट जाता है, आई कैप के डायरेक्शन में, जेड कैप के और के कैप के डायरेक्शन में। जिधर नहीं होगा उधर उसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब मेरा एफ टूटेगा किसमें? F1 ऑफ टी आई कैप, ये नहीं आ रहा, क्या आ रहा है? कहां तक? जहां उंगली है यहां तक, ये अच्छा, तब उतना जाना ही नहीं। F2 ऑफ टी जे कैप और प्लस F3 ऑफ टी के कैप। मानते हो कि नहीं? वेक्टर एफ ऑफ टी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब पोजीशन वेक्टर जो होता है, चूंकि आप नाम दे रहे हो पोजीशन वेक्टर, तो वो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में बताया जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर को लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड, ठीक है, ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया। अब तुम जरा कंपेयर कराओ, एक्स इज इक्वल टू F1 ऑफ टी, वाई इज इक्वल टू F2 ऑफ टी और जेड इज इक्वल टू F3 ऑफ टी। यही आपका पैरामीट्रिक इक्वेशन में कर्व का समीकरण। क्लियर हुआ? याद रहेंगी ये बातें? इसको ना लिखाएं, दिक्कत हो तो हम इसको लिखाएं, अदरवाइज छोड़ दें, हम इसको लिखा दें। अच्छा, स्टार बना करके लिखना। इन जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व बी, इन जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व बी वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर एफ ऑफ टी। इन जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व बी वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर एफ ऑफ टी, ठीक। where vector r is a position vector, is the position vector ठीक। as t changes, जैसे जैसे t बदलेगा, changes, vector r also changes, वेक्टर आर भी क्या होगा? बदलेगा, ठीक। सो वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप एंड वेक्टर एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, जब टी बदलेगा तो आर बदलेगा, आर के बदलने का मतलब है एफ बदलेगा। एफ कैसे बदलेगा? क्योंकि वेक्टर है तो अपने कंपोनेंट के हिस्से में बदलेगा, तो उसका कंपोनेंट भी टी के ऊपर डिपेंड कर गया। तो वेक्टर एफ ऑफ टी इज इक्वल टू F1 ऑफ टी आई कैप प्लस F2 ऑफ टी जे कैप प्लस F3 ऑफ टी के कैप। लिख सकते हैं कि नहीं? और अब वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर एफ ऑफ टी गिव x is equal to F1 of t, comma y is equal to F2 of t और comma z is equal to F3 of t। लिख करके घेरा मार। दिस इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ कर्व इन स्पेस। हाँ, t का, t एक पैरामीटर है। जो आपका पैरामीटर है वो कितने हिस्से तक काम कर रहा है। जैसे हम पूरे कर्व की बात ना करें, हम केवल उसके एक पोर्शन की बात करें, केवल एक पोर्शन की। जैसे मान लो ये मेरा कर्व है, ये कर्व है, ठीक। तो हम केवल इसके इतने पोर्शन तक की बात करें, तो इतने पोर्शन में मेरा पैरामीटर एक फिक्स वैल्यू ही तो ले सकता है। तो वो जो फिक्स वैल्यू पैरामीटर की होगी वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए, लेस देन आर इक्वल टू कितना होगा? बी। तो हम इंटरवल ए से लेकर के बी तक में उसको बांध दिए कि मेरा पैरामीटर इतने में बदलेगा। जब पैरामीटर इतने में बदलेगा तो कर्व यहां से लेकर के यहां तक रन करेगा। पैरामीटर की रेंज आप बढ़ा दो तो कर्व यहां से यहां तक रन कर सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो जो आपका पैरामीटर है वो आपका इनपुट है। इनपुट कहां से कहां तक बदल रहा है इससे डिपेंड करेगा कि मेरे कर्व की कितनी कितनी ब्रांचेस या कर्व का कितना पोर्शन मेरे हिस्से में आएगा। और कुछ? कौन सा? ए और बी कुछ भी हो सकता है बच्ची। पैरामीटर जो होते हैं वो किन पर डिपेंड कर रहे हैं, किस रेंज में वेरी कर रहे हैं। वो नंबर हो सकते हैं, ठीक। वो नंबर के अलावा फंक्शनल वैल्यू हो सकती है कि मैंने पैरामीटर को इससे इतने फंक्शन के बीच में बांध दिया है। तो जैसी आपकी थ्योरी इंक्रीज कर रही होगी वैसे वैसे हम पैरामीटर टी को बदलेंगे। हमारे लिए टी नॉर्मली एक इंटरवल होगा।
हमारे लिए नॉर्मली टी एक इंटरवल होगा, क्योंकि हम लोग इतने हाई लेवल पे नहीं जाने वाले। हमारे लिए टी हो सकता है 2 से लेके 3 तक वेरी करे, 5 से लेके 8 तक वेरी करे। जैसे पैराबोला आपने खींच दिया, पैराबोला खींच दिया, अब पैराबोला की एक एक ब्रांच की बात करो, तो जो ब्रांच आएगा उतने पे पैराबोला को कट कर दो, उतने पे। तो सोचो इंटरवल फिक्स हो गया कि नहीं हो गया, तो मेरा पैरामीटर उतने में ही वेरी कर रहा है। बस इतनी सी बातें हैं। क्लियर हुआ? लिख चुके हो तो मिटाया जाए। हो गया? ठीक। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। अगर तुमको उसके इलिप्स के लिए याद हो, तो इलिप्स पर हम लोग a cos t b sin t लेते थे, याद आ रहा है? और इलिप्स 2D का कर्व है, तो उसका z कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इलिप्स का अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन लिखें तो कितना लिखेंगे? a cos t i कैप प्लस b sin t j कैप प्लस 0 k कैप। लिखा जाएगा? लिखना। इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ ellipse in vector form, in vector form b, वेक्टर फॉर्म पैरामीट्रिक में आएगा। कितना होता है? वेक्टर r इज इक्वल टू f1, याद रखना, वेक्टर r इज इक्वल टू f1 ऑफ t i कैप प्लस f2 ऑफ t j कैप प्लस f3 ऑफ t k कैप। तो हमारा जो f1 होगा वो कितना होगा? a cos t i कैप प्लस, इसके बाद फिर अगला b sin t j कैप और प्लस k कैप के नाम पर 0, क्योंकि 2D का कर्व है, 3 डायमेंशनल वाले में नहीं है। ठीक, इसी तरीके से ये पहला एग्जांपल था। दूसरा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ, वेक्टर इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ऑफ पैराबोला। पैराबोला में क्या था उस पॉइंट? 80 स्क्वायर और 280 लेते थे, हाँ या ना? 80 स्क्वायर और फिर इधर क्या होता था? 280 होता था। तो उसके लिए लिख देना वेक्टर आर इज इक्वल टू 80 स्क्वायर आई कैप प्लस 280 जे कैप प्लस जेड तो होगा नहीं तो 0 के कैप, एक्सेट्रा। ये होता है कर्व का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में, इन पैरामीट्रिक फॉर्म। न्यूमेरिकल चालू, थ्योरी यहां पर खत्म, डिफरेंशिएशन की थ्योरी खत्म, अब न्यूमेरिकल चालू। इसके बाद इंटीग्रेशन की थ्योरी, उसके न्यूमेरिकल, फिर ग्रेडियंट डाइवर्जेंस, कर्ल, मेन बात। मिटा दें इसको। प्रॉब्लम लिखना। प्रॉब्लम है, इफ वेक्टर आर, इफ वेक्टर आर इज इक्वल टू t प्लस 1 आई कैप प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 जे कैप प्लस प्लस टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 के कैप। फाइंड, फाइंड डी वेक्टर आर डी टी, डी वेक्टर आर डी टी एंड डी टू वेक्टर आर डी टी टू। नोट करो। हो गया? लिख चुके? सुनो जरा, इनको गौर करो लिखा क्या गया है।
लिखा गया है, लिखना मत इसको, सीधे काम कर देंगे सॉल्यूशन, केवल तुम्हें समझाने के लिए बात कर रहे हैं बस खाली। लिखा गया है वेक्टर r इज इक्वल टू phi1 फंक्शन ऑफ t i कैप प्लस phi2 फंक्शन ऑफ t j कैप प्लस phi3 फंक्शन ऑफ t k कैप। क्या यही लिखा गया है कि नहीं? जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो दिस इंप्लाइज दैट d वेक्टर r dt इज इक्वल टू, रूल्स क्या कहता है? रूल्स कहता है d phi1 ऑफ t dt और फिर इनटू कितना i कैप प्लस अब की बार phi1 ऑफ t छूट जाएगा d i कैप dt। हाँ या ना? सही है गलत? इसके बाद फिर प्लस अगला इसी तरीके से कौन होगा? d phi2 ऑफ t dt और फिर इनटू कितना j कैप फिर कितना हो गया प्लस phi2 ऑफ t और कितना d dt ऑफ j कैप फिर प्लस d phi3 ऑफ t dt या d dt ऑफ phi3 और फिर छोटा कौन यहां पर k कैप फिर प्लस phi3 ऑफ t और d dt ऑफ k कैप। क्या यही पूरा आएगा कि नहीं? लेकिन i कैप j कैप k कैप इनका नाम क्या है? यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर में इनकी डायरेक्शन भी फिक्स है। एक तो ये यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1, वो फिक्स हो गया। दूसरा इनकी डायरेक्शन फिक्स है, जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों फिक्स है वो कैसा वेक्टर? कांस्टेंट वेक्टर। और कांस्टेंट वेक्टर का डिफरेंशिएशन 0 होता है। जब कांस्टेंट वेक्टर का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो ये पूरा कितना हो गया? 0। इसके बाद ये कितना? 0। ये कितना? 0। तो एक्चुअल में मेरे पास बचा कितना? मेरे पास बचा d वेक्टर r dt इज इक्वल टू d dt ऑफ phi1 ऑफ t, बस इतना बचा, d dt ऑफ phi1 ऑफ t i कैप प्लस d dt ऑफ phi2 ऑफ t j कैप प्लस d dt ऑफ phi3 ऑफ t और कितना k कैप। तो कुल मिला के मुझको कुछ नहीं करना, अंदर पड़े हुए लोगों को डिफरेंशिएट कर लो, आपका आंसर आ चुका है। क्लियर हुआ? आई कैप j कैप k कैप का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0। तो 3 फैक्टर खत्म हो जाएंगे। क्लियर हुआ? दिस इज इक्वल टू, अब हम सीधे लिख दे रहे हैं, तुम्हारी मर्जी, तुम खाली लास्ट वाली लाइन लिखना, इतना ही लिख करके। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? पहले का डिफरेंशिएशन बोलो भैया, पहले का t प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1, तो कितना हो गया? i कैप, फिर प्लस कितना 2t प्लस 1 j कैप, फिर प्लस कितना 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 और कितना k कैप। और अब मेरे को पता है दूसरा रूल नहीं, सीधे सीधे d2 वेक्टर r dt2 ये निकालना हो तो फिर वही i कैप j कैप k कैप वाले 0 हो जाएंगे, तो इनको डिफरेंशिएट करो। इसका कितना? 0, बगल वाले का कितना 2 j कैप, फिर उसके बगल कितना 6t प्लस 2 और फिर कितना k कैप। लो यही आंसर है, इतना बड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ये वाली लाइन खत्म। हालांकि अगर तुमको ये लगे कि नहीं ये चीज मुझको लिखनी चाहिए तो तुम पूरा लिख सकते हो, पहले भी किए हैं ये। हाँ तो मतलब वहाँ पे जो आपने ये phi1 ऑफ t लिखा है, इसकी जगह पे आप xi लिख रहे हैं, तो अभी इसमें कर रहे हैं कि x मतलब होता है f लेना, तो वैसे ही होगा। हाँ सिंपल। कुल मिला के मेन मुद्दा ये ना, आई कैप जे कैप के कैप का डिफरेंशिएशन नहीं करना है, क्योंकि कर दोगे तो वाला टर्म तो 0 हो ही रहा है। तो कई बार लोग सोचते ना आई कैप जे कैप के कैप डिफरेंशिएट नहीं हुआ, नहीं नहीं वो हुआ, उसके होने से वो टर्म ही खत्म हो गया। तो जिनमें नहीं हुआ उनमें प्रोडक्ट रूल से बचा ले गया। लिख लो तब तक उनको रोक दें। प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम इफ वेक्टर r is equal to sin t i cap plus cos t j cap plus t k cap plus t k cap, फाइंड पहला d वेक्टर r dt, दूसरा d2 वेक्टर r dt2,
तीसरा मॉड ऑफ डी वेक्टर आर डी टी, और चौथा मॉड ऑफ डी टू वेक्टर आर डी टी टू। सब आसान है, फटाफट कैलकुलेट कर लो। सॉल्यूशन, डी वेक्टर आर डी टी पहले निकालते हैं। डी वेक्टर आर डी टी इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ साइन टी आई कैप प्लस डी डी टी ऑफ कॉस टी जे कैप प्लस डी डी टी ऑफ टी के कैप। तो ये मेरे पास आएगा, दिस इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन कॉस टी, ठीक, आई कैप, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी जे कैप, और फिर टी का डिफरेंशिएशन 1, तो प्लस कितना हो गया के कैप, ठीक। यहीं पर मॉड निकाल लो। दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ डी वेक्टर आर डी टी इज इक्वल टू अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 1 स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 और इधर का 1 स्क्वायर भी 1, कितना आ गया, सहमत हो। इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव डी टू टी डी टू वेक्टर आर डी टी टू इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ कॉस टी आई कैप, ठीक, फिर माइनस बाहर डी डी टी ऑफ साइन टी जे कैप, और इसका कितना लिख दें, 0 लिख दें सीधे सीधे। तो ये आ गया अपने पास, दिस इज इक्वल टू कॉस का डिफरेंशिएशन, माइनस कॉमन कर लो पूरे में से, माइनस कॉमन होते ही साइन टी आई कैप, साइन टी आई कैप, और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, माइनस कॉमन हुआ तो प्लस कॉस टी जे कैप, ये रहा। तो दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ डी टू वेक्टर आर डी टी टू इज इक्वल टू 1, ये रहा। सहमत हो, नोट कर लो। आज टाइम निकाल के लेक्चर अपलोड कर दें, अभी तक लेक्चर को नहीं अपलोड हुआ, सब दोनों मेरे किसी दिन डिलीट हो गया ना, एक झटके तो गया काम से। मिटाए, चलो अगला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इफ वेक्टर आर इज इक्वल टू कॉस एन टी आई कैप प्लस साइन एन टी जे कैप, where n is equal to constant, n is equal to constant and t varies, and t varies, so that vector r cross d vector r dt, vector r cross d vector r dt is equal to n k कैप, ये आएगा। दिया गया है आई कैप जे कैप के टर्म में, ठीक, और कह रहे हैं कि जब वेक्टर आर का क्रॉस प्रोडक्ट उसके डेरिवेटिव के साथ लगाया जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, एन के कैप आ जाएगा। चलें शुरुआत करें लिखना सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, चलो वेक्टर आर इज इक्वल टू कॉस एन टी आई कैप प्लस साइन एन टी जे कैप, ठीक, डिफरेंशिएट करो, देन डी वेक्टर आर डी टी, डी वेक्टर आर डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी डी टी ऑफ, अब हम सीधे डिफरेंशिएट करने चलेगा, तो डी डी टी ऑफ कॉस एन टी, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एन टी, और फिर एन टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा, तो माइनस एन साइन एन टी, यही बनेगा। और यहां पर कितना आ गया, आई कैप, एक मिनट रुकना, माइनस एन साइन एन टी, और फिर कितना आई कैप,
फिर अगले वाले में प्लस n cos n t, और यहां पर कितना हो गया j का, ये रहा। अब मुझे इसका क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है किसके साथ, वेक्टर r के साथ। प्रिंस वो पीछे वाली एक लाइट बंद कर दो, यही बस पहला वाला ऑफ कर दो, बस काम हो गया। बस नाउ वेक्टर r क्रॉस d वेक्टर r dt इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट याद आया, i कैप j कैप और कितना हो गया k कैप। आगे कौन बैठा है, वेक्टर r। वेक्टर r के कंपोनेंट उठा लो, कितने हैं, cos n t, फिर कितना है sin n t, और फिर k कैप का 0 हो गया, और इनका कितना हो गया माइनस n sin n t, फिर इनका कितना n cos n t, और इसका फिर से कितना 0। हाँ है ना। लास्ट वाला किसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दें, इनके, तो दिस इज इक्वल टू k कैप प्लस माइनस प्लस k कैप ब्रैकेट के अंदर में cos nt और n cos nt, n cos स्क्वायर nt, ये हो गया माइनस माइनस प्लस n sin स्क्वायर nt। अब n को कॉमन कर लो तो cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 1 हो गया, आया कितना n k। क्लियर हुआ, नोट कर लो। बस लिखते जाओ फटाफट, इसको खींचते जाते हैं। अब खाली सवाल सवाल है, कोई थ्योरी नहीं। अब थ्योरी सीधे मिलेगी इंटीग्रेशन के नाम पे आएगी। अब अगर ऐसे सतही सतही पूछता है तो भाई ठीक ही है, यही सब, क्योंकि अब इसमें बहुत ऊपर लेवल ले जाने की जरूरत नहीं है, वरना चट्टोपाध्याय जी की किताब उठाएं। प्रमोद जांग उनकी एक है, बड़ी अच्छी है, लेकिन वो भारी भरकम किताब है। मिटाएं, चलो अगला लिखना प्रॉब्लम। इफ वेक्टर ए comma वेक्टर बी आर constant vectors, omega is a constant, and vector r is a vector function, of the scalar variable t, ठीक, given by vector r is equal to cos omega t vector a plus sin omega t vector b। show that पहला d2 वेक्टर r dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर वेक्टर r इज इक्वल टू 0 वेक्टर, और दूसरा आपको दिखाना है वेक्टर r क्रॉस d वेक्टर r dt इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर a प्लस क्रॉस वेक्टर b। वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों को कांस्टेंट वेक्टर कहा। कांस्टेंट कह दिया ना, मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों फिक्स कर दिया, और दोनों फिक्स करते इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0 हो गया। तो ये ए और बी के साथ ओमेगा एक कांस्टेंट है, और इसके बाद वेक्टर आर आपका वेक्टर फंक्शन है स्केलर वेरिएबल टी का, तो वेक्टर आर आपको लिख दिया। ठीक, अब आपको कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू 0 वेक्टर है और इनका क्रॉस प्रोडक्ट ये वेक्टर है। शुरुआत, सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन। सबसे पहले चूंकि सेकंड डेरिवेटिव चाहिए तब तक नहीं मिलेगा जब तक फर्स्ट ना मिले, और यहां फर्स्ट की जरूरत भी है, तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव इसका डी वेक्टर आर dt निकाल लेते हैं। देखना, वेक्टर आर इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी वेक्टर ए प्लस साइन ओमेगा टी वेक्टर बी। दिस इंप्लाइज दैट डी वेक्टर आर dt इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा, तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, और बाहर छूटा कौन, वेक्टर ए। अच्छा, इसके बाद गौर करना, कॉस ओमेगा टी छूटेगा लेकिन वेक्टर ए का डिफरेंशिएशन 0, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। प्लस अब साइन का डिफरेंशिएशन, साइन ओमेगा टी का ओमेगा कॉस ओमेगा टी वेक्टर बी, और प्लस साइन ओमेगा टी वेक्टर बी का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है, ये नोट कर लो। डी वेक्टर आर dt निकल गया। ठीक, लगे हाथ सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो, इसी समय आसान है, निकाल करके बताओ। सेकंड डेरिवेटिव कितना जाएगा, लिखें, दिस इंप्लाइज दैट d2 वेक्टर r dt2 इज इक्वल टू कितना, माइनस ओमेगा स्क्वायर, हाँ बच्चे, ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी वेक्टर ए, फिर कितना, माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, और फिर वेक्टर बी। अब सुनो, एक काम करो ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन कर लो, तो ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट के अंदर में कॉस ओमेगा टी वेक्टर ए, और फिर प्लस साइन ओमेगा टी वेक्टर बी। अब मेरे को पता है यही तो मेरा शुरुआत में दिया गया वेक्टर आर था, तो दिस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वेक्टर आर, तो दिस इंप्लाइज दैट d2r dt2, और ये पूरे इधर लेकर के आ जाओ, तो प्लस ओमेगा स्क्वायर वेक्टर आर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। पहला हो गया आपका, पहला निकल गया, नोट कर लो। हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट मार्क, क्रॉस प्रोडक्ट देखो कितना आएगा, कर पाओगे, क्या निकालना है, वेक्टर आर क्रॉस डी वेक्टर आर dt, सेकंड वेक्टर आर क्रॉस डी वेक्टर आर dt इज इक्वल टू, चलो वेक्टर आर कितना था मेरे पास, वेक्टर आर कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी वेक्टर ए प्लस साइन ओमेगा टी वेक्टर बी, क्रॉस किसके साथ, डी वेक्टर आर dt, डी वेक्टर आर dt कितना है, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, फिर कितना, वेक्टर ए, और प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी वेक्टर बी। सुनो भाई, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज इक्वल टू, ध्यान देना, ये इनसे मल्टीप्लाई होगा, हाँ या ना, लेकिन तकलीफ सुनना, कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये प्रोडक्ट हुए स्केलर, इनकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए होगा रिजल्ट कितना, 0 हो जाएगा, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। डन हुआ। अच्छा, जो बचा, यानी ए का किसके साथ क्रॉस लगेगा, बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, तो गौर करना, कॉस ओमेगा टी ओमेगा कॉस ओमेगा टी कितना आ गया, ओमेगा
कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और यहां हुआ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। सहमत हो कि नहीं? स्केलर फंक्शन आपका बाहर आ गया और वेक्टर वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। क्लियर हुआ? अगला सुनो, अब इनको इसके साथ करो, तो इनको गौर करना, प्लस और यहां से माइनस, तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, और यहां से कितना है साइन ओमेगा टी, कितना हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और यहां हुआ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। क्लियर हुआ कि नहीं? लेकिन वेक्टर बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट फिर कितना कर देगा? 0, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब एक काम करो ना, इसको फ्लिप मारो, दिस इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस स्क्वायर ओमेगा टी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और जब इसको फ्लिप मारोगे तो ये हो जाएगा प्लस ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। हाँ या ना? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को बाहर खींच लो। हाँ, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बाहर आ जाएगा तो कितना बना? ओमेगा को इधर से बाहर करो, ए क्रॉस बी को उधर से बाहर करो, अंदर में है कॉस स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कितना हुआ 1, और बाहर कौन पड़ा है ओमेगा, तो ये हो गया ओमेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्या यही लाना था? काम खत्म। समझ में आई बातें? नोट कर लो। किससे? आई कैप जे कैप के कैप कहाँ है बच्ची? वेक्टर ए वेक्टर बी को मानना पड़ेगा ना, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, और कंपोनेंट अपने को पता ही नहीं है। नहीं समझे? वेक्टर ए के बाद कंपोनेंट आपको नहीं पता है। किसकी जगह? ना 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 ना, ये थोड़ी कर देंगे अपने मन से, ये नहीं पॉसिबल है ना। कंपोनेंट जो लिखे जाते हैं वो आई कैप जे कैप के कैप के, आई कॉलम, पहले कॉलम में आई कैप वाले कंपोनेंट है, दूसरे में जे कैप के कंपोनेंट, और तीसरे में के कैप के कंपोनेंट। यहां अपने को दिया ही नहीं गया है, उनको मानना पड़ेगा लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। वो बे मतलब का बवाल हो जाएगा, वो बवाल कतई नहीं पालना। वही लगाई थी क्या? उससे आएगा कहाँ? हाँ? लिखो फिर अगला कर दें। कंफ्यूज हो क्या रोहित? हाँ रोक दो तब लिख लो। इफ वेक्टर r is equal to sin hyperbolic t वेक्टर a प्लस cos hyperbolic t वेक्टर b where vector a and vector b are constant vector a and vector b are constant vectors then show that d2 vector r dt2 is nothing, it is again वेक्टर r। सेकेंड डेरिवेटिव कुछ और नहीं, यही वेक्टर वापस लौट करके मिल जाएगा। ये याद रखना, ये हाइपरबोलिक है। हाँ, हाइपरबोलिक और नॉर्मल डिफरेंशिएशन जो होते हैं दोनों में फर्क रहता है। चलो शुरुआत करें सॉल्यूशन। वेक्टर r is equal to sin hyperbolic t वेक्टर a प्लस cos hyperbolic t वेक्टर b। तो d वेक्टर r dt इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक t का डिफरेंशिएशन cos हाइपरबोलिक t वेक्टर a। हाँ या ना? इसके बाद चूंकि वेक्टर ए कांस्टेंट है तो प्लस साइन हाइपरबोलिक टी डी वेक्टर ए dt 0 हो जाएगा, फिर प्लस cos हाइपरबोलिक टी का डिफरेंशिएशन साइन हाइपरबोलिक टी, तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक टी और वेक्टर बी। फिर दोबारा
d2 वेक्टर r dt2 इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक t का डिफरेंशिएशन sin हाइपरबोलिक t वेक्टर a और फिर प्लस साइन का डिफरेंशिएशन cos हाइपरबोलिक t वेक्टर b। और मेरे ख्याल से पता ही ये कौन है, वापस वेक्टर r मिल गया कि नहीं। दिस इज इक्वल टू वेक्टर r। खत्म। अब एक दे रहे तुम लोग निकालो, इसको हम नहीं करेंगे। प्रॉब्लम, इफ वेक्टर r is equal to t cube I cap plus 2t cube minus 1 upon 5t square j cap, ठीक। show that vector r cross d vector r dt is equal to k cap। ये तुम दिखाओ। प्लस e to the power minus nt vector b where vector a comma vector b are constant vectors, ठीक। show that second derivative d2 vector r dt2 minus n square times of vector r is equal to 0 vector। सॉल्यूशन, सबसे पहले d वेक्टर r dt निकाल लो। d वेक्टर r dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास, डिफरेंशिएट करो तो e की पावर nt का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, n e टू दी पावर nt और वेक्टर a प्लस ना माइनस n e टू दी पावर माइनस nt वेक्टर b। एक बार फिर से d2 वेक्टर r dt2 इज इक्वल टू, फिर से n नीचे आएगा, n स्क्वायर e टू दी पावर nt वेक्टर a, ठीक। ये हुआ। अब गौर करना, फिर माइनस n नीचे आएगा तो प्लस n, हम पूरे में से n स्क्वायर कॉमन कर ले रहे हैं, प्लस e टू दी पावर माइनस nt वेक्टर b। अब मेरे को पता है इसी की वैल्यू कितनी है, वेक्टर r, तो दिस इंप्लाइज दैट d2 वेक्टर r dt2 इज इक्वल टू n स्क्वायर वेक्टर r। और इसको इधर ले आओ, आंसर आ गया। क्लियर हुआ, नोट कर लो। हो गया हो तो एक ये लगाओ फटाफट, देखो कितनी तेजी से इसको निपटा पाते हो। इफ वेक्टर r इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस वेक्टर b, ये वेक्टर a है, वेक्टर a साइन ओमेगा टी प्लस वेक्टर b कॉस ओमेगा टी प्लस वेक्टर c फिर t अपॉन ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। फाइंड d2 वेक्टर r dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर वेक्टर r, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, देखो कितना आएगा। इनको हम रोक ले रहे हैं तब तक। वेक्टर a e टू दी पावर mt प्लस वेक्टर b e टू दी पावर nt वेयर वेक्टर a एंड वेक्टर b, वेयर वेक्टर a एंड
vector b are the constant vector, are the constant vectors, is the solution of the differential equation d2 vector r dt2 vector r dt2 minus m plus n d vector r dt plus mn vector r is equal to 0 vector. Hence solve the equation d2 vector r dt2 minus d vector r dt minus 2 vector r is equal to 0 vector. ठीक, वेयर जहां पर आपको इंफॉर्मेशन दी गई है वेयर वेक्टर r इज इक्वल टू आई कैप, ठीक, और एंड d वेक्टर r dt इज इक्वल टू j कैप एट t इज इक्वल टू 0. ये सवाल है. एक तो दिखाना है कि जो ऊपर आपको वेक्टर r दिया गया वो इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और ये दिखाने के बाद इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, जिसके लिए आपको कंडीशंस दे दिया है कि एट t बराबर 0 पर वेक्टर r की वैल्यू i कैप आती है और इसके डेरिवेटिव की वैल्यू j कैप हो जाती है. मतलब दोनों ही यूनिट वेक्टर बन जाते हैं, खुद वेक्टर भी और उसका डेरिवेटिव भी. चले लगाएं. शुरू किए थे. देखना सॉल्यूशन. पता है कोई दिया गया टर्म आपके दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, अगर ये बात चेक करनी हो ना, तो केवल उसकी जगह पर पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में उसकी दी गई वैल्यू को पुट कर दो. वेक्टर r कितना दिया गया है, वेक्टर a e की पावर mt प्लस वेक्टर b e की पावर nt. इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में उठा करके वेक्टर r जहां पर भी है वहां पर इसको रख दो. अगर ये एक आइडेंटिटी बन गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड सारी वैल्यू के लिए ये आइडेंटिटी बना, तो वो इसका सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं होगा. क्लियर है? ठीक, देखना सॉल्यूशन. अब चाहे तो ये काम करो, उठा करके रख के तब डिफरेंशिएट करो, ठीक, और चाहे तो आप बारी बारी वैल्यू निकाल लो. जैसे वेक्टर r जो दिया गया है उसको देखना, वेक्टर r इज इक्वल टू अपने को दिया गया है वेक्टर a e टू दी पावर mt प्लस वेक्टर b e टू दी पावर nt. यहां से आप dr dt निकाल लो. dr dt इज इक्वल टू, पहली बार का डिफरेंशिएशन करोगे तो दिमाग चलाना, वेक्टर a b कांस्टेंट है तो उनका फैक्टर डिफरेंशिएशन में कितना होता जाएगा, 0 होता जाएगा. तो बस इतने का करना. कितना आया, m वेक्टर a e टू दी पावर mt फिर प्लस n वेक्टर b e टू दी पावर nt. तो d2 वेक्टर r dt2 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, m स्क्वायर वेक्टर a e टू दी पावर mt प्लस n स्क्वायर वेक्टर b e टू दी पावर nt. क्लियर हुआ? तो dr dt में अपने को m प्लस n का मल्टीप्लाई करना है. किधर लिखें, दिस इंप्लाइज दैट d2 वेक्टर r dt2 ठीक, माइनस m प्लस n d वेक्टर r dt प्लस mn वेक्टर r इज इक्वल टू 0 वेक्टर
इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, या तो अब आप बारी बारी वैल्यू रखो तब दिखाओ जीरो वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर, ठीक, चाहे तो ये करो और चाहे आप करो दिस इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। अब यहां पर वैल्यू पुट करो तो लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो वेक्टर, राइट हैंड साइड ऑलरेडी क्या था, जीरो वेक्टर था। एक तो ये काम है, दूसरा काम ये है कि इनको ऐसे कर लो और उसके बाद अब चलो वैल्यू रखो। तो d2r dt2 की वैल्यू ये रखी जाएगी, m प्लस n से मल्टीप्लाई करके इनको रखा जाएगा, फिर सब कट पिट करके कितना हो जाएगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा। चलो कुछ मिटाते हैं, कितना था, इक्वल टू एम स्क्वायर, फिर कितना, वेक्टर ए ई टू दी पावर एम टी प्लस एन स्क्वायर वेक्टर बी ई टू दी पावर एन टी, ठीक, माइनस एम प्लस एन से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर वाले में, इसमें पूरे में माइनस एम प्लस एन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो एक काम करो ना, पूरे में हम यहीं पर लिख दे रहे हैं एम प्लस एन और बाद में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये याद रखना, बस ऐसे दिखाने के लिए किए हैं वरना नहीं है, लिख देते हैं एम प्लस एन इंटू दिस। चलो देखना, m इंटू एम कितना हुआ, प्लस एम स्क्वायर और कितना हो गया, वेक्टर a e टू दी पावर mt, ठीक, प्लस m n वेक्टर b e टू दी पावर nt प्लस mn वेक्टर a e टू दी पावर nt और फिर प्लस n स्क्वायर वेक्टर b e टू दी पावर nt। हाँ किसमें, नहीं बाद में हम माइनस साइन कर लेंगे, बाद में ऑल टोटल निगेटिव, अभी हम केवल इनको देख के लिख रहे हैं, केवल इनको देख करके। हाँ, और बाद में मुझको क्या चाहिए, माइनस, तो हम सबका साइन नेगेटिव कर लेंगे, मेरा तो बोर्ड है ना, कॉपी तो तुम्हारी है, मेरा कौन दिक्कत, समझ गए, कौन सा, काहे कॉपी कर लोगे, तुमको ध्यान नहीं, हम पढ़ क्या रहे हैं, एम प्लस एन डी वेक्टर आर डी टी कर रहे हैं, ऐसे लिख दोगे तुम, झूठा ही लिख दोगे। हम बाद में सबको नेगेटिव कर लेंगे, हमारे लिए दिक्कत नहीं है, ऑल टोटल नेगेटिव मारो अब जितना जितना है, तो केवल शुरू के दो छोड़ दो और ऑल टोटल कैसे नेगेटिव, देखो ये रहा, ठीक, लास्ट में कौन आया, प्लस एम एन वेक्टर आर, तो ना दोनों में एम एन का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, प्लस एम एन वेक्टर ए ई टू दी पावर एम टी प्लस एम एन वेक्टर बी ई टू दी पावर एन टी। देख भैया सब कटेगा पिटेगा, बराबर कितना आया, जीरो वेक्टर, ठीक, काट पीट दे, कौन किससे कटा, एम स्क्वायर वाला इससे कैंसिल, एन स्क्वायर वाला इनसे कैंसिल आउट हुआ। ये थोड़ा डिजाइन बना देना, पता चले कौन किससे कट रहा है। एम एन वेक्टर ए किससे कटेगा, एम एन वेक्टर ए, ठीक, और ये उड़ गया, सेटिस्फाई कर गया, हेंस गिवन वेक्टर आर इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो भैया लिखें, हेंस वेक्टर आर इज इक्वल टू कितना दिया गया था, वेक्टर ए ई टू दी पावर एम टी प्लस वेक्टर बी ई टू दी पावर एन टी इज अ सॉल्यूशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन कितना था, d2 वेक्टर r dt2 माइनस m प्लस एन डी वेक्टर r dt और फिर प्लस mn वेक्टर r, mn वेक्टर r इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। सुनो, जिसको सॉल्व करना है उस डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ जाएं और हेडिंग डाल देना सॉल्यूशन फॉर दैट। ये मिटा दें, बच गया,
ये मिटा दें। हाँ, अब क्या था वो क्वेश्चन, कहाँ गया? Hence solve the differential equation d2r dt2। हाँ, हेडिंग डाल दो, सॉल्यूशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन फॉर क्या था डिफरेंशियल इक्वेशन? d2r dt2 फिर माइनस dr dt माइनस 2 वेक्टर r इज इक्वल टू 0 वेक्टर विद कंडीशन। कंडीशंस क्या थी? गिवन कंडीशंस, गिवन कंडीशन, एक मिनट बच्चे, गिवन कंडीशन वेक्टर r इज इक्वल टू i कैप, वेक्टर j इज इक्वल टू dr dt, या dr dt इज इक्वल टू j कैप। क्या था? dr dt इज इक्वल टू j कैप था। dr dt इज इक्वल टू j कैप एट t इज इक्वल टू। चलो भैया इनको सॉल्व करें। सुनो, अब हमने ये तो जान लिया कि इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जनरल सॉल्यूशन है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पर्टिकुलर बन चुका है। कैसे बना है? नकल मारो, mn वेक्टर r, इसकी जगह क्या है? -2 वेक्टर r। क्लियर हुआ कि नहीं? -2, और ये है m प्लस एन, माइनस माइनस m प्लस एन, तो इसका मतलब m और n का जोड़ कितना आना चाहिए? 1, और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? -2। क्लियर हुआ? m और n का जोड़ कितना आना चाहिए? -1, और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? सॉरी उल्टा बोल रहे हैं क्या हम? जोड़ 1 आना चाहिए भैया, सही कैसे बोले हम? -1 बोल दिए थे। इन दोनों का सम कितना आना चाहिए? 1, और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? -2। m इज इक्वल टू सेट कर दो +2 और n इज इक्वल टू -1। m इज इक्वल टू +2, n इज इक्वल टू -1, दोनों का जोड़ कितना? 1, और दोनों का प्रोडक्ट कितना? -1। बस लिख देना, पुट m इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू -1, पुट m इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू -1 इन, यार कुछ माने वाने तो है नहीं अभी तक, कुछ इक्वेशन माने ऐसे कंबाइंड में लिख दें, ये लिख दें 1, अभी अभी तो लिखे हैं ऊपर, और 1 में ही रखना पड़ेगा इन इक्वेशन 1। ठीक, बी गेट वेक्टर r इज इक्वल टू, चलो ए वेक्टर a इंटू e की पावर m इज इक्वल टू 2, तो e टू दी पावर 2t, और फिर कितना? प्लस वेक्टर b e टू दी पावर n इज इक्वल टू -1 है, -t। ठीक, बी द सॉल्यूशन फॉर, ये सॉल्यूशन बन जाएगा किसके लिए? फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन d2 वेक्टर r dt2 वेक्टर r dt2, और फिर माइनस d वेक्टर r dt, फिर कितना? -2 वेक्टर r इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अभी काम खत्म नहीं हुआ, मेरे को वेक्टर ए वेक्टर बी के लिए इसको सॉल्व करना, तभी उसने कंडीशन दी हुई है, कंडीशन r इज इक्वल टू आई कैप वाली। अब सुनो, उसने कंडीशन दी है t बराबर 0 पर, और दो वैल्यू दी है। t बराबर 0 पर वेक्टर r दिया है, इस पूरे वेक्टर r में हम t बराबर 0 पुट करेंगे। और उसने t बराबर 0 पर dr dt दिया है, तो यहां भी t बराबर कितना कर देंगे? 0 कर देंगे। ठीक, लिखना इसी बात को। नाउ d वेक्टर r dt, पहले यही निकाल लो। नाउ d वेक्टर r dt इज इक्वल टू, सुनो इस वेक्टर r को डिफरेंशिएट करो, बोलो कितना आएगा? वेक्टर a तो कांस्टेंट है, तो 2 वेक्टर a e की पावर 2t
माइनस वेक्टर बी ई की पावर माइनस टी। हाँ या ना, लिखना है इसी बात को। डी वेक्टर आर डी टी इज इक्वल टू कितना था, भूल गए यार, फिर 2 वेक्टर ए ई टू दी पावर 2t और फिर माइनस वेक्टर बी ई टू दी पावर माइनस टी। ये हो गया ठीक। एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 वेक्टर r इज इक्वल टू, चल भैया t बराबर 0 रखो। t बराबर 0 रखोगे तो ये कितना दे देगा, वेक्टर a प्लस बी देगा कि नहीं देगा, वेक्टर a प्लस बी। तो वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b ठीक। एंड d वेक्टर r dt इज इक्वल टू, चलो भैया इसमें भी रखो, आ गया ये रहा, t बराबर 0 पुट करो, t बराबर 0 पुट करोगे कितना देगा, 2 वेक्टर a माइनस वेक्टर b देगा। तो ये हो गया 2 वेक्टर a माइनस वेक्टर b देगा। लेकिन अपने को दिया है एट t इज इक्वल टू 0 पर r इज इक्वल टू आई कैप होगा, तो ये कितना हो जाएगा, उधर तो दिखेगा ही नहीं। दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू आई कैप एंड यहां से 2 वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर b इज इक्वल टू j कैप। क्या अब a और b की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं, सॉल्व करो, मेरे को वेक्टर a वेक्टर b बताओ। कौन सी बच्ची है ये, 2 वेक्टर a कितनी कितनी नहीं दिख रही है, आधी नहीं दिख रही है, अच्छा रुको, एंड यहां दिखेगा 2 वेक्टर a माइनस वेक्टर b इज इक्वल टू j कैप, जो कि दिया गया है ऑलरेडी। क्लियर हुआ। अब सॉल्व करके मेरे को वेक्टर a वेक्टर b बताओ, तब हम आगे बढ़ेंगे। किसकी, दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर a इज इक्वल टू कितना, 1/3 आई कैप प्लस j कैप और वेक्टर b इज इक्वल टू 2/3 आई कैप प्लस j कैप। ये पूरे में से 1/3 बाहर रहेगा, पूरे में से बाहर रहेगा ठीक, और इसमें भी पूरे में, अच्छा मतलब ठीक, मतलब ऐसे सही है कि नहीं सही है, अच्छा हम सॉल्व कर लें यार, तुम हम सॉल्व कर ले रहे, रहने दो, तुम लोग बता भी वही रहे हो। या तो तुम लोग बताओ ओनली 2/3 आई कैप फिर प्लस 1 इंटू जे कैप, ऐसा बोलो। हाँ अब ठीक है, हाँ। इकट्ठा बोलते तो समझ नहीं आता किसमें ब्रैकेट लगाए किसमें उड़ा दें। अभी सही है, तो सोचो सॉल्यूशन क्या मिला, दियरफॉर सॉल्यूशन फॉर d2r dt2 माइनस dr dt माइनस 2 वेक्टर r इज इक्वल टू 0 वेक्टर इज कितना होगा भैया, वेक्टर r इज इक्वल टू, अभी अभी तो निकाले थे, a की वैल्यू कितनी आ गई अब, 1/3 आई कैप प्लस j कैप e टू दी पावर, कौन सा गलत निकाले तुम लोग, अरे राम राम तुम लोग गलत करवा रहे हो, हम खुद ही सॉल्व कर लें क्या, हाँ अब हम खुद लगाएंगे, नहीं मानते अब हम खुद ही लगाएंगे। तुम सोचते क्यों इतना यार, ये बताओ, हम भरोसे पे लिख रहे हैं, हम भरोसे पे लिख रहे हैं, किसका, तब ये लोग भरोसे पे लिख रहे हैं, छोड़ो जाने भी दो, हम लगा दे रहे हैं खुद ही। नहीं अब हम लिख रहे, अब दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, अब तो कतई नहीं लिखने वाले। 2 वेक्टर ए, अब नहीं करेंगे, अब चाहे जो हो जाए, एक बार गलती कर दिए खत्म। 3 वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस जे, इंप्लाइज दैट वेक्टर ए 1/3 आई कैप प्लस जे कैप, वेक्टर ए इज इक्वल टू 1/3 आई कैप प्लस जे कैप, तो वेक्टर बी इज इक्वल टू, कहा गया, इनको रोकें, आई कैप
माइनस वेक्टर ए की वैल्यू 1/3 आई कैप माइनस 1/3 जे कैप, 3 1 के 3, वेक्टर बी इज इक्वल टू 2/3 आई कैप माइनस 1/3 जे कैप। अब हम ये लिखें, हम क्या करें, अब लिखेंगे therefore solution for d2 vector r dt2 minus d vector r dt minus 2 vector r is equal to 0 vector is vector r is equal to, चलो कितना था वेक्टर ए की वैल्यू, वेक्टर ए आया है 1/3 आई कैप प्लस जे कैप ई टू दी पावर 2t, और फिर कितना वेक्टर बी प्लस 2/3 आई कैप माइनस 1/3 जे कैप और इंटू ई टू दी पावर माइनस, ये ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम पे। रिपोर्ट वर्सेस रियलिटी, कुछ दें होमवर्क, ढेर सारा होमवर्क दें। अच्छा हम फोटो भेजें, यही तो बात है, और तुम हमसे फोटो मांग रहे हो, कौन सा नालायक कहीं के। कुछ नहीं, थोड़े से सवाल हैं, इसके बाद इंटीग्रेशन पे आ जाएंगे। मिटा दें, होमवर्क लिख लो, आया तो ठीक, नहीं आया तो बताएंगे। प्रूव दैट, प्रूव दैट का मतलब तुमको ये बातें याद रखनी है, कल को कभी भी आए तो हम सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, डी डी टी ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट डी वेक्टर बी डी टी माइनस डी वेक्टर ए, बॉक्स प्रोडक्ट नहीं यार, बनाए वैसे बॉक्स प्रोडक्ट, ये ब्रैकेट लगाए हुए हैं पे, या तो ऐसे सिंबल ना इस्तेमाल करो, डी टी डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट डी टू वेक्टर बी डी टी टू माइनस डी टू वेक्टर ए डी टी टू डॉट वेक्टर बी, ये रहा। दूसरा कौन सा, काहे नहीं याद करोगे यार, सीधा सीधा नियम है, वेक्टर ए बाहर, दूसरे वाले का सेकंड डेरिवेटिव माइनस वेक्टर ए, आपका ये सेकंड डेरिवेटिव पहले वाले का, दूसरा वाला छूट गया। अब इसको याद करने में तुमको कठिनाई आ रही है तो बैठ करके फिर लगाओगे, इसीलिए हम कह रहे हैं एक बार प्रूफ करके देख लो, जब 4-5 लाइन लगानी पड़ेगी तो कहोगे याद करना ज्यादा बेहतर है, नहीं लगा पाओगे यार, अब वही है, अभी क्रॉस प्रोडक्ट में भी सेम रहेगा, बस हम डॉट की जगह क्रॉस भर देंगे। डी डी टी ऑफ सेकेंड डी डी टी, अच्छा ठीक है ना, याद करना, जहां जरूरत पड़ेगी लगा लेंगे, क्रॉस डी वेक्टर बी डी टी माइनस डी वेक्टर ए डी टी क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस डी टू वेक्टर बी डी टी टू माइनस डी टू वेक्टर ए डी टी टू क्रॉस वेक्टर बी। प्रॉब्लम, इफ यदि वेक्टर आर इज इक्वल टू टी स्क्वायर आई कैप माइनस टी जे कैप प्लस 2t प्लस 1 के कैप, फाइंड एट t इज इक्वल टू 0 dr dt कॉमा d2r dt2 कॉमा mod dr dt कॉमा mod d2r dt2। फिलहाल
इतना ही, ज्यादा नहीं देंगे जिससे और पढ़ाई करते रहो।